हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज नोबडी सेड इट्स गोइंग टू बी ईजी, सो डोंट गिव अप व्हेन इट गेट्स हार्ड। यानी कि देखो, जब आपने कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, क्या आपसे किसी ने बोलता ये तो बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाते हो जाएगा? नहीं कहा था ना किसी ने भी। हर किसी ने आपको पॉसिबिलिटी बताई थी ना कि टफ है, डेडिकेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, ठीक है, उसके बाद में परसिस्टेंस चाहिए। कहा था हर जो भी आपके सीनियर्स हैं, चाहे किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया हो, चाहे किसी ने 3 अटेम्प्ट्स में क्रैक करा हो, चाहे किसी ने 5 अटेम्प्ट्स में क्रैक करा हो, लेकिन हर किसी ने आपको यही चीज़ बताई थी ना कि देखो हो जाएगा, बट मेहनत चाहिए, ईजी नहीं है, राइट। तो अब अगर आपको थोड़ी तकलीफ आ रही है, थोड़ा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप क्विट क्यों करना चाह रहे हैं उस चीज़ को? थोड़ी डिफिकल्टी है, लेकिन अगर आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपके जैसे मैं जानती हूँ कि हम इंडिया में फाइनेंशियली कई बच्चे इतने स्टेबल नहीं होते कि 4 साल की वो रिगरस प्रैक्टिस कर सकें, 4 साल अपना पूरा का पूरा टोटली इस चीज़ को दे सकें, क्योंकि उनको पीछे फाइनेंशियली भी हेल्प करनी पड़ती है। बट अगर ऐसे कंस्ट्रेंट्स नहीं है और आपका फिर भी ड्रीम है ये करना, तो क्यों आप इसको गिव अप करना चाह रहे हैं, राइट? तो आप गिव अप मत कीजिए, क्योंकि एक और चीज़ है कि जब चीज़ें टफ होने लगती है ना, तो जो सबसे ज़्यादा मजबूत व्यक्ति है वही आगे बढ़कर आता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो परिस्थितियाँ ये आपको परखने के लिए हो, राइट। सो डोंट गिव अप, इट विल बी, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई इट, डोंट वरी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन से। दिस फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ टू अ सबड्यूड स्टार्ट ऑन द ट्रेड फ्रंट। बोल रहे ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें बड़ी ही सबड्यूड, मतलब बड़ी ही धीमी सी, सुस्त सी, स्लो सी स्टार्ट हुई है, ठीक है। ट्रेड के बारे में अगर हम ट्रेड के फ्रंट पे इसको देखें, इस फाइनेंशियल ईयर को देखें, तो आपको कौन सी फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही होगी? 2023-24 की बात की जा रही होगी, राइट। गुड्स एक्सपोर्ट्स स्लम्प्ड to $34.6 बिलियन इन अप्रैल। बोल रहे हैं अप्रैल के महीने में जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो कितना गिरावट हो गई उसमें, $34.6 बिलियन, और अप्रैल के महीने में इतना एक्सपोर्ट रहा। और ये क्या था? द लोवेस्ट सिंस लास्ट अक्टूबर, और अक्टूबर में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट था, उसके बाद में ये उससे भी ज़्यादा लोवेस्ट है। यानी कि लास्ट टाइम जो इतना लो हमने देखा था वो अक्टूबर में देखा था, यानी कि अक्टूबर 2022 की बात हो रही है। द वर्स्ट मंथ फॉर आउटबाउंड शिपमेंट्स इन 2022-23, यानी कि ये जो अक्टूबर है ये उस टाइम पे 2022-23 में सबसे वर्स्ट मंथ था आउटबाउंड, मतलब एक्सपोर्ट शिपमेंट्स के लिए, ठीक है। दिस वॉज द थर्ड सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपोर्ट्स। ये लगातार तीसरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है एक्सपोर्ट्स में, यानी कि कमी आई है एक्सपोर्ट्स में। एंड 12.7% बिलो लास्ट अप्रैल्स नंबर। और अगर हम पिछले साल अप्रैल की तुलना में इस साल अप्रैल को देखें, तो पिछले साल अप्रैल की तुलना में ये 12.7% नीचे आया है। Imports shrank by a sharper 14% to trip to a 15-month low of under 50 बिलियन। बोल रहे इम्पोर्ट्स जो हैं वो भी कम हुए। अब ऐसा नहीं है कि केवल एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, इम्पोर्ट्स में भी कमी आई है, और ये कितना गिरे हैं? 14% गिरे हैं, और 15 महीने के निचले स्तर पर $50 बिलियन पर पहुंच चुके हैं। यानी कि सिर्फ इतना हमने इम्पोर्ट करा है, $50 बिलियन का इम्पोर्ट करा है, और 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा हुआ है। अ स्लोइंग global economy had been hurting exports through the second half of 2022-23। अब हम बात करें अब देखो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, एक बार 23-24 की बात होएगी, जहाँ पे कोई भी ईयर मेंशन नहीं किया है वो 23-24 की बात हो रही है, और जहाँ पे स्पेसिफिकली ईयर मेंशन किया हुआ वो पिछले साल की बात हो रही है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भी उसने क्या है, एक्सपोर्ट्स को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। जैसे हमने पढ़ा है कि ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, और आज सुबह से जो हम कल से सुनने में आ रहे हैं कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा डिक्लेयर कर दिया, एक तरह से वो बैंकरप्सी की तरफ स्टेट में जाने की मतलब और खड़ा है, और कई सारे बैंक्स जो हैं अमेरिका के वो ठप हो गए हैं, राइट। तो और इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में भी स्लो डाउन आ चुका है, ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ चुका है। इनफैक्ट लोगों की अर्निंग जो है एक्सपेंडिचर अर्निंग से ज़्यादा है। वो कैसे कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, राइट। तो इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है। अगर वहाँ पे लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो इंपोर्ट कर सके कुछ चीज़, तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे? क्योंकि हमारे मेजर जो ट्रेडर्स हैं जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं वो US और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है।
तो बोल रहे हैं कि सेकेंड हाफ रहा 2022-23 में, उसमें ग्लोबल इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आया उसने एक्सपोर्ट्स को बहुत बुरी तरह प्रभावित करा, विद डिक्लाइंस इन 4 of 6 months, जिसमें से अब सेकेंड हाफ यानी कि 6 में से 4 महीने हमेशा गिरावट ही रही, ठीक है। यानी कि 2 महीने हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने हो सकता है कि थोड़ा सा उछाल देखना मिला हो या स्टेबिलिटी देखने मिली हो, बट बाकी 4 महीने गिरावट ही थी। बट April's initial estimates are troubling not just because they represent the steepest fall in recent months, but also signal a sudden shift in sequential momentum akin to the use of emergency handbrakes। बोल रहे हैं कि लेकिन जो अप्रैल महीने के यानी कि इस साल के अप्रैल महीने की जो बात आ रही है वो इसलिए चिंता का विषय ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है क्योंकि ना केवल वो एकदम स्टीपेस्ट यानी कि अभी तक का सबसे निचले स्तर का गिरावट दर्ज करा रहा है, बल्कि वो एक सडन सिग्नल, मतलब वो एक सिग्नल भी दे रहा है कि हमारा जो सीक्वेंशियल मोमेंटम है, ठीक है, जो कि रिलेटेड है यूज़ ऑफ इमरजेंसी हैंड ब्रेक्स का यूज़ करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हमने हमने खुद कुछ ब्रेक्स लगाए होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज किए होंगे, जिससे कि क्या हुआ कि सीक्वेंशियल मोमेंटम जो है इससे रिलेटेड उसमें थोड़ा सा शिफ्ट आया है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट आया है कि मतलब हो सकता है पहले उछाल की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, किसी तरीके का कोई शिफ्ट आया है। दिस मार्च despite lingering global demand weakness, exports had hit a 9-month high of nearly $42 billion। बोल रहे इस मार्च में क्या हुआ, हालांकि पूरे ग्लोबल में जो है डिमांड्स में कमी थी, ठीक है, यानी कि इतनी ज़्यादा डिमांड्स नहीं थी पूरी दुनिया भर में। हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो 9 months के हाईएस्ट पे पहुंचे हुए थे और नियरली $42 बिलियन पे पहुंचे हुए थे, और जो इम्पोर्ट्स हैं वो $60 बिलियन पे पहुंचे हुए थे। द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी indicated a $2 trillion export goal to be achieved in 7 years। और जो हमारी न्यू ट्रेड पॉलिसी थी उसने इस तरफ इशारा करा, क्लियरली इशारा करा इस तरफ कि हमारा टारगेट है हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट गोल अचीव करें अगले 7 सालों में। ये नई ट्रेड पॉलिसी का एक पॉइंट था, की फैक्टर था। Its first month of implementation could not have been off to a shakier start। लेकिन ये तो उन्होंने बोला कि हमने अगले 7 साल में क्या करना है, $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना है, ये हमारा टारगेट है। बट आप सपोज करो कि मैंने बोला कि मैंने अगले 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमाना है, लेकिन मेरे पहले ही मंथ में मुझे भयानक लॉस हुआ, तो मेरा मोटिवेशन लेवल कितना गिर जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि इतना बड़ा हमने अचीवमेंट का टारगेट रखा है, उसमें पहले मंथ में इतनी निचली गिरावट, इससे ज़्यादा शेकियर, मतलब इससे ज़्यादा सुस्त और परेशान करने वाली शुरुआत नहीं हो सकती किसी भी पॉलिसी की। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लास्ट ईयर्स हेल्दी 14.7% growth that lifted total exports to about $776 billion। बोल रहे हैं जो पिछले साल की हमने अनुमान लगाया था 14.7% ग्रोथ का, जिसने कि हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स को $776 बिलियन पर लेकर आया था, बीइंग रेप्लिकेटेड इन 2023-24 लुक ब्लीक ऑलरेडी। अगर कि ये कह रहे हैं कि पिछले साल तो हमने 14.7% का अनुमान लगाया था ग्रोथ का, और उसकी वजह से हमें $776 बिलियन का एक्सपोर्ट भी किया, बट ये चीज़ अब 2023-24 में दोबारा रिपीट हो, इसके आसार बहुत ही कम दिख रहे हैं, शुरुआत से ही बहुत ही कम दिख रहे हैं, ठीक है। 1 may draw some succor from the trade deficit easing to a 20-month low। अब कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं कि हमने देखा ट्रेड डेफिसिट जो है, यानी कि ट्रेड में जो घाटा है उसमें थोड़ी कमी आई है, तो ये 20 महीनों के सबसे निचले स्तर में, मतलब ट्रेड घाटे में सबसे कम इस बारी कमी देखी गई है 20 महीनों के सबसे निचले स्तर पर, तो इस बात से थोड़ी सी राहत की सांस मिल रही है ज़रूर। बट मैनेजिंग द ट्रेड डेफिसिट कैन नॉट बी द गोल फॉर पॉलिसी मेकर्स। लेकिन केवल ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करना हमारे पॉलिसी मेकर्स का गोल तो नहीं हो सकता। फॉलिंग इम्पोर्ट्स also indicate that domestic demand, India's proclaimed insulation against global headwinds is ebbing। बोल रहे हैं कि जो इम्पोर्ट्स में कमी आई है
इससे एक चीज़ और इशारा, देखो जब पहले ग्लोबल रिसेशन की बात की गई थी तब हम सब लोग बोल रहे थे, पूरी दुनिया भर के जो भी रिपोर्ट्स थी उनमें ये आ रहा था कि इंडिया स्टेबल रहेगा, उम्मीद है, क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड्स काफ़ी हैं। ठीक है, इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट ही इतना फ्लरिश कर जाएगा कि उसको बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा और इंडिया एक लीडर के तौर पे निकल कर सामने आएगा। बट हमने देखा कि इंपोर्ट्स में कमी आई, जो कि एक क्लियरली इशारा करता है कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड्स भी कम हुई हैं, जो कि इंडिया के प्रोक्लेम्ड इंसुलेशन, जो कि पहले कहा जा रहा था कि इंडिया को इंसुलेट करेगा अगेंस्ट ग्लोबल हेडविंड्स, जो दुनिया भर में रिसेशन आ रहा है उसके अगेंस्ट इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकता है डोमेस्टिक डिमांड, बट अब वो भी गिरावट में आ गई है। ठीक है, इज एबिंग मतलब नीचे, गिरावट में। ओके, moreover when imports of petroleum down 14% and gems and jewelry plummet, they also affect exports of value added end products। बोल रहे हैं कि जब हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोलियम इंपोर्ट्स जो कि 14% की गिरावट देखी गई है, और जेम्स और ज्वेलरी जेम्स और ज्वेलरी में एक इंपोर्ट में भी गिरावट आई है, प्लमेट मतलब गिरावट आई है, दे ऑल्सो, ये चीज़ें एक्सपोर्ट्स को भी इफेक्ट करेंगी, जो कि वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट्स देते हैं। वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट्स कैसे, मतलब कि सपोज करो कि किसी ने बाहर से जेम स्टोन मंगाया और यहाँ पे उसने बड़ी सुंदर सी रिंग बना के उसको एक्सपोर्ट करना है, तो जब इंपोर्ट में कमी आएगी तो वो सुंदर सी रिंग बना के एक्सपोर्ट कैसे करेगा। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट भी हमारे इस पे कमी आ जाएगी, यानी कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट होंगे ही नहीं इतने एक्सपोर्ट करने के लिए। दूसरी चीज़, वो लोग इंपोर्ट कर ही नहीं रहे, है ना, उनके वहाँ पे वैसे रिसेशन है तो वो लोग इंपोर्ट कर नहीं रहे, तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स श्रैंक 17.5% इन अप्रैल। पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट है वो 17.5% में से गिर गया, गिरावट आई, उसमें सिकुड़ गया। वाइल ज्वेलरी शिपमेंट्स स्लिप्ड एट 30%, और जो ज्वेलरी हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 30% की गिरावट आई है। ठीक है, मार्किंग द 7th contraction in 10 months even as other job creators such as textiles have been hit hard। बोल रहे हैं 7 महीने के सबसे निचला 10 महीनों का सबसे निचला गिरावट है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, और तब जब दूसरे जॉब क्रिएटर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स, उनको भी बहुत ज़्यादा जोखिम हुआ है तब। ठीक है, दैट कमोडिटी प्राइजेस हैव cooled from last year is only one reason for the shrinking trade basket। और बोल रहे हैं कि जो कमोडिटी प्राइस कम हुए हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पे प्राइजेस थोड़े से कम हुए हैं पल्सेस वगैरह के या और चीज़ों के, ये केवल और केवल इकलौता रीज़न है जो यहाँ पे ट्रेड बास्केट जो कम सिकुड़ गया है ना, उसका इकलौता रीज़न यही है। ऑफिशियल्स कंसीड there does not seem to be any immediate respite likely from faltering global demand। बोल रहे हैं कि ऑफिशियल्स जो हैं, जो जानकार हैं इस चीज़ के, उन्होंने बोला है, साफ साफ स्पष्ट कर शब्दों में बोल दिया है कि अभी इससे कोई भी हमें इमीडिएटली राहत नहीं मिलने वाली। जो ग्लोबल डिमांड्स में कमी आई है उससे हमें इमीडिएटली कोई राहत नहीं मिलने वाली। अब उससे राहत नहीं मिलेगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स की कमी हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट्स की कमी हो जाएगी तो हमारे इंपोर्ट्स की कमी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें कैसे इंटरलिंक्ड है। China's opening up of the economy may have prompted a global trade growth forecast hike from 1% to 1.7% for 2023 from the WTO। बोल रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। अब आपको पता है चाइना में अभी तक बहुत ही स्ट्रिंजेंट जो कोविड नियम अभी तक भी पालन किए जा रहे थे, राइट। अब उनने अपनी इकोनॉमी खोल दी है, तो वो बोल रहे हैं कि अब उनके जैसे चाइना ने इकोनॉमी खोली तो उससे थोड़ा सा उम्मीद ज़रूर लगाई जा रही है कि ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ जो है वो 1% से, जो पहले हमने 1% अनुमान लगाया था, उससे 1.7% हो सकती है 2023 के लिए। और ये किसका कहना है? WTO का कहना है। बट recent Chinese data have been underwhelming about the recovery momentum। लेकिन जो recent Chinese डेटा आया है कि रिकवरी किस स्पीड में होएगी, कितना रिकवरी वो कर चुके हैं इस चीज़ का, वो भी काफ़ी चिंताजनक है। वो भी इतना हमें आश्वासन नहीं दे पा रहा कि हाँ जी बहुत अच्छा कर पाएंगे हम। Reluctant European and North American markets are only expected to speed up goods orders बाय सितंबर फॉर द फेस्टिव सीजन। अब बोल रहे हैं जो सुस्त गिरावट वाला यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है
ये केवल और केवल तभी हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ोतरी होगी जब सितंबर में फेस्टिव सीजन्स आएंगे, उसके बाद ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत बाजार स्थिर हो पाएगा या थोड़ी बहुत डिमांड ज़्यादा हो पाएंगी। While services export that have held up through the recent trade turmoil may slow too। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे थे कि हमारा ज़्यादा जो है सर्विस सेक्टर ज़्यादा प्रोमिनेंट है पूरे एक्सपोर्ट में, तो अब अभी तक उसने हमें बचाया हुआ था। जितना भी वो बाहर में ग्लोबल रिसेशन और सुस्ती और मंदी इन सब चीज़ों की बात करते, लेकिन हमारे सर्विस सेक्टर ने हमें बचाया हुआ था। लेकिन हमने लास्ट मंथ भी एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें हमने देखा है कि अब IT कंपनीज जो हैं बहुत ज़्यादा छटनी कर रही हैं क्योंकि उनको भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अब उसको भी जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो भी हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं दे रहा क्योंकि उसमें भी स्लो डाउन आ चुका है। इंडिया must use this slack period to review its overall trade stance। slack period वो पीरियड होता है जिस दौरान पे आप काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया को इस slack पीरियड को, यानी कि ये जो टाइम है जिस दौरान पे इंडिया ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो रिव्यू कर सके, वो अपनी कमियां ढूंढ सके, कुछ नए तरीके ईजाद कर सके कि हम अच्छा कैसे कर सकते हैं या हमारी कहाँ पे कमी आ रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर एक नज़र डाल सके ताकि वो अपना ओवरऑल जो ट्रेड स्टैंड है उसको इम्प्रूव कर सके। द रिलायंस ऑन अ फ्यू लार्ज मार्केट्स एंड परस्यू ग्रेटर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, ये सारी चीज़ें उसको करनी चाहिए जब इस स्लैक पीरियड के दौरान। पहली चीज़ तो अपना ओवरऑल ट्रेड स्टैंड्स रिव्यू करना चाहिए और जो कुछ लार्ज मार्केट्स के ऊपर अपना रिलायंस है उसको रिव्यू करना चाहिए कि केवल हम कुछ ही लार्ज मार्केट्स के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, क्या ये सही है, हमें और मार्केट्स भी एक्सप्लोर करने चाहिए। ठीक है, और ग्रेटर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन्स, यानी कि जो ग्लोबल चेन्स है, चाहे फूड है, चाहे जिस भी मर्जी की चेन है, चाहे टेक्सटाइल्स की चेन है, लग्जरी ब्रांड्स की चेन है, इनके साथ में किस तरीके से हम इंटीग्रेट करें ताकि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, राइट। और मल्टीलेटरल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, और दो देश हैं उनके बीच में जो एक, दो या तीन कितने भी देशों के बीच में ट्रेड रिलेशंस हैं उनको और अच्छे से अरेंज किया जाए या उसमें और ज़्यादा पॉलिसीज़ कुछ बनाई जाए। These would yield better outcomes than fresh measures to hold down the import bill। बोल रहे ये जो है ये ज़्यादा बेटर हमें आउटकम दे सकते हैं उनकी बजाय जो अभी हमने ताज़े मेजर्स कुछ लिए होंगे। ठीक है, उनके वो मेजर्स लिए थे कि हम इम्पोर्ट बिल्स को अपने रोक सकें। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट ना करें, एक्सपोर्ट करें हम ज़्यादा, बट उसको रोकने के लिए जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं वो सही नहीं है। हमें चाहिए कि हम कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ, कुछ नई पॉलिसीज़ लेकर आएँ। तो ये था सारा का सारा पैसेज। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज सजेस्टेड टू इम्प्रूव इंडियाज ट्रेड सिचुएशन। कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं वो बताई जा रही हैं कि इंडिया को करनी चाहिए अपनी ट्रेड सिचुएशन को सुधारने के लिए। सबसे पहला, इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन डोमेस्टिक डिमांड्स, कि अपना ज़्यादा भरोसा अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स के ऊपर रखो, जो कि गलत है। हम तो पहले पढ़ रहे थे कि इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड्स अच्छी हैं तो इंडिया को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट हमने देखा कि वो डोमेस्टिक डिमांड्स भी कम हो चुकी हैं, तो ये तो गलत हो गया। रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट बिल थ्रू न्यू मेजर्स, कि हम इम्पोर्ट बिल को नए मेजर्स के साथ में रिड्यूस करें। ठीक है, ये भी हमारी ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। फोकसिंग ऑन एक्सपैंडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड जेम्स, कि हम पेट्रोलियम और जेम्स के एक्सपोर्ट को एक्सपैंड करें, जो कि हमने पता है कि हम उनको इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उसके बाद एंड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की बात नहीं हो रही, राइट। परस्यूइंग ग्रेटर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ में मिलजुल कर उनके साथ इंटीग्रेट करके काम करें। ठीक है, और मल्टीलेटरल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, यानी कि एक से ज़्यादा कंपनीज के साथ में ट्रेड कर सकें, उसके लिए नई पॉलिसीज बनाई जाएं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following statements best represent the change in India's trade stance in the beginning of the current financial year? हमारा trade stance जो है, ठीक है, उसको जो भी चेंज है करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी चेंज हुआ है हमारे स्टैंस के ऊपर, उसके बारे में कौन सी बात जो है, कौन सी स्टेटमेंट जो है इस बात को इशारा करती है। इंडिया हैज़ मैनेज टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट डिस्पाइट अ स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी, जो कि गलत है, हमारे एक्सपोर्ट्स गिरे हैं। ठीक है,
India has maintained a steady trade balance with exports and imports remaining relatively stable. कि इंडिया ने ट्रेड बैलेंस बहुत स्टेडी स्थिर बनाया हुआ है और एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो हैं वो दोनों रिलेटिवली स्टेबल हैं, बाकी दुनिया के मुकाबले में हमारे यहाँ पे स्टेबल हैं, जो कि गलत है, गिरावट आई है दोनों में ही. इंडियाज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैव बोथ ड्रॉप्ड with exports hitting their lowest since last October. कि इंडिया के इम्पोर्ट भी गिरावट हुई है, एक्सपोर्ट भी गिरावट हुई है, और एक्सपोर्ट में अक्टूबर के बाद में ये सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है, जो कि सही है, पढ़ा था हमने फर्स्ट पैसेज में. इंडियाज एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड while imports have decreased significantly. ये भी गलत है, दोनों चीज़ें कम हुई हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. What is the tone of the passage? Best be described as ऑप्टिमिस्टिक, बड़ी ही पॉजिटिव टोन है, बहुत ही ज़्यादा उनको उम्मीदें हैं. परसुएसिव, वो हमसे कुछ करवाना चाह रहे हैं, हमें परस्यू कर रहे हैं कि देखो आप मेरी बात मान लो, आप ऐसे करो, आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा. परसुएसिव भी नहीं है. न्यूट्रल, ना तो मैं इस साइड हूँ, ना तो मैं किसी भी ट्रेड पॉलिसी से खुश हूँ, ना मैं उम्मीद जता रहा हूँ ज़्यादा कि बहुत अच्छा करने वाले, ना मैं ये सोच रहा हूँ कि हम बहुत गिरावट करने वाले हैं. ठीक है, तो न्यूट्रल भी नहीं है. कंसर्न्ड, चिंताजनक टोन है इसकी, क्योंकि राइटर बोल रहे हैं कि हमें अभी निश्चिंत नहीं होना, हमें अभी और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, हमें अपनी ट्रेड पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए. ठीक है, सो ऑप्शन डी कंसर्न्ड इज करेक्ट. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड ऑन इंडियाज इकोनॉमी. कि इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर ग्लोबल ट्रेड का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि हमें पता है कि ग्लोबल ट्रेड का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कहीं नहीं पड़ रहा अभी. अगर उसमें रिसेशन है तो इंडिया में भी रिसेशन आएगा, उसमें अगर स्लो डाउन आया है तो इंडिया में भी स्लो डाउन आएगा. इंडियाज सक्सेसफुल ट्रेड पॉलिसीज एंड देयर फ्यूचर इम्प्लीकेशंस. इंडिया की जो भी सक्सेसफुल ट्रेड पॉलिसीज हैं और उनका फ्यूचर में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा. द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियाज ट्रेड एंड द नीड फॉर स्ट्रैटेजिक रीअसेसमेंट. बोल रहे हैं कि इंडिया में ट्रेड द्वारा जो जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं वो, और जो उनके लिए हमें स्ट्रैटेजिक रीअसेसमेंट की ज़रूरत है. यानी कि ये सही है कि हमें ट्रेड में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए करने पड़ रहे हैं, उसी के बारे में बताया है, और कहाँ कहाँ पे हमें दोबारा रीविजिट या रिव्यू करने की ज़रूरत है अपने असेसमेंट्स को, वो भी इसमें बताया. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. What is a synonym for the word ebbing? Ebbing का मतलब होता है कम करना. ठीक है, स्लोक होना, कम करना. राइट. रिसीड मतलब होता है कम करना. एडवांस मतलब होता है बढ़ाना. ठीक है, आगे बढ़ना. जैसे हम बेसिक MS एक्सेल सीख रहे हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल की MS एक्सेल सीख रहे हैं, यानी कि और आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ में. इंक्रीजिंग मतलब भी बढ़ना. एस्केलेटिंग भी मतलब बढ़ना. ठीक है, जैसे कि आप एक जूनियर लेवल पर हैं, आपके पास कोई कंप्लेन आई, आपसे हैंडल नहीं हुई, आपने एस्केलेट कर दी अपने सीनियर को, आपके सीनियर ने और अपने सीनियर को एस्केलेट कर दी, तो वो क्या है, नेक्स्ट लेवल पे बढ़ती जा रही है. तो यहाँ पे केवल एक ही वर्ड है जो इससे मिलता जुलता है, ये तीनों तो आपस में एक ही मीनिंग बता रहे हैं, और ये इसके एबिंग के ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम हो जाएंगे. सो रिसीडिंग इज करेक्ट. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. ठीक है. My granny says that it is all right to get married young, though I do not absolute agree with her a bit on this. अब देखो, जब हम कोई भी वर्ब यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, उसकी अगर हमने साथ में उसको ये बताना है कि मैं इस वर्ब के साथ में किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ. ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसने किस तरीके से इसके साथ में आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो वो कैसे होएगा, यहाँ पे एडवर्ब की बजाय एडजेक्टिव की बजाय एडवर्ब आएगा. राइट. एब्सोल्यूट क्या है, एडजेक्टिव है. एब्सोल्यूट की बजाय यहाँ पर आएगा आई डू नॉट एब्सोल्यूटली. ठीक है, एब्सोल्यूटली क्या है, एडवर्ब है. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आई डू नॉट एब्सोल्यूटली अग्री विद हर अ बिट ऑन दिस, यानी कि मैं उनसे ज़रा सा भी इस बात पे सहमत नहीं हूँ. सो ऑप्शन बी. ओके, मैंने ऑप्शंस मार्किंग गलत करी है, आप इसको सही कर लेना. A B C D. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट.
ठीक है, आपको अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। फिल उसका क्वेश्चन है, शी वॉज डैश फॉर हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। अब आप मेरे को बताओ, अगर आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन करते हो, आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हो, तो क्या आपको उसके लिए क्रिटिसाइज किया जाएगा? क्रिटिसाइज मतलब आपकी निंदा की जाएगी, आपकी बुराई की जाएगी। क्या आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा? नहीं। पनिश किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी किसी तरीके की? अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको सज़ा देंगे? नहीं। रिवॉर्डेड, क्या आप अगर बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर मैं अच्छा काम करूँगी तो मुझे रिवॉर्ड दिया जाएगा। डिसमिस्ड, डिसमिस्ड मतलब किसी चीज़ को खारिज कर देना, डिस्पर्स कर देना, राइट। तो अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो आपके काम को खारिज नहीं किया जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी रिवॉर्डेड इज करेक्ट। Essentially, a carbon border tax, it is shrouded in green principles of pricing carbon, reducing emission and preventing carbon leakage to combat global warming। बोल रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाना, क्योंकि बोल रहे हैं एसेंशली बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कार्बन ट्रेड लगाना, और इसको जामा पहनाया गया है ग्रीन प्रिंसिपल्स का, प्राइस कार्बन को प्राइस करने के लिए, जिससे कि एमिशन रिड्यूस किया जाए, प्रिवेंट किया जाए कार्बन लीकेज को, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम टैकल कर सके, ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके, ठीक है। अर्लियर दिस वीक EU lawmakers laid the groundwork for the rollout of its proposed carbon border adjustment mechanism from 2026। बोल रहे हैं कि इस वीक की शुरुआत में, ठीक है, इस वीक में पहले क्या किया गया, EU के, यूरोपियन यूनियन के जो लॉ मेकर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नए नियम रोल आउट करना, मतलब अनवेल करना। बेसिकली ये एयरक्राफ्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, बट हम यहाँ पे नियमों के लिए यूज़ कर रहे हैं कि कुछ नया ग्राउंड वर्क, फ्रेमवर्क, एक्शन प्लान उन्होंने रोल आउट करा, ताकि वो क्या कर सके, वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है उन्हें 2026 के लिए लागू करना है, उसके बारे में काम कर सकें, ठीक है। और ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुरुआत की जा रही है अर्लियर दिस वीक से, और EU लॉ मेकर्स किस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं काम करने की, उसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। अब आगे चलते हैं। बट in reality it is nothing but a tax against emerging economies like India exporting to EU। कि बोल रहे, लेकिन असलियत में ये ऐसा कुछ नहीं है, बस एक टैक्स है उन कंट्रीज के ऊपर, उन इकोनॉमीज के ऊपर जो आगे बढ़कर आ रही हैं, जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, जैसे कि इंडिया जो कि EU को एक्सपोर्ट करता है। ट्रू, द यूरोपियन ब्लॉक हैज एम्बिशियस क्लाइमेट टारगेट्स ऑफ कटिंग ग्रीन हाउस गैसेज बाय 55%। बोल रहे, हालांकि ये बात सही है कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर एक टारगेट दिया गया है कि उनको अपनी ग्रीन हाउस एमिशन जो है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है, उसको 55% तक काटना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, अगर उनको क्लाइमेट जो है उस जो उनका एम्बिशियस, बड़ा ही ड्रीम प्रोजेक्ट एक तरीके से है कि उनको क्लाइमेट को बचाना है, उसको अगर उनको एक्शन में लाना है तो उनको अपना 55% ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना पड़ेगा over this decade and seek to withdraw free carbon allowances for its most polluting industries। और ये उनको काम करना है इसी दशक में, यानी कि अगले 10 सालों में ये काम करना उनको। और उनको ये भी करना है कि जो फ्री कार्बन अलाउंसेस देते हैं वो अपनी मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को, वो भी उनसे वापस लेना, यानी कि उनको फ्री कार्बन अलाउंस नहीं देना, उनके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्सेस लगाना है उसके लिए, ठीक है। तो देखो ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट होगी। इसके बाद में ये कार्बन बॉर्डर टैक्स एडजस्टमेंट क्या है उसके बारे में बताया गया, ठीक है, कि ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स एडजस्टमेंट है ये केवल एक चादर चढ़ाई गई है ग्रीन प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइसिंग कार्बन, रिड्यूसिंग एमिशन, प्रिवेंटिंग कार्बन लीकेज, इन सब वर्ड्स की चादर चढ़ाई गई है किसी चीज़ के ऊपर, और जब आगे कंप्लीट करते हैं, लेकिन असल में ये कुछ भी नहीं है, ये टैक्स है इमर्जिंग इकोनॉमीज के अगेंस्ट में, ठीक है। ये हो गया थर्ड। और फोर्थ हो गया कि ये बात सच है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर ये टारगेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन अरेंजमेंट बन रहा है QPRS। अब देखो Q से 2 है यहाँ पे, तो आप A और C को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। QPRS, ऑप्शन B इज करेक्ट, सो D भी एलिमिनेट हो गया।
While working from home has become more common, it might not be suitable for everyone. बोल रहे हैं ये सेंटेंस दिया एक पूरा पार्ट्स में डिवाइड करके, हमें बताना है कि इसमें कौन सा मतलब ए और एफ जो है वो एकदम सही है, बाकी के हमें रीअरेंज करने हैं और अरेंजमेंट बताना है. ठीक है. While working from home has become more common, घर से काम करना बहुत कॉमन बन चुका है आजकल. वर्क फ्रॉम होम हर कोई, इनफैक्ट पहले हम लोग इस चीज़ के बारे में सर्च भी नहीं करते थे. अगर जॉब पोस्टिंग हम ढूंढ रहे हैं कहीं, हम लिंक्डइन पे और कहीं naukri.com पे कहीं पे भी अगर हम जॉब अपने लिए ढूंढ रहे हैं तो हम कभी भी वर्क फ्रॉम होम सर्च नहीं करते थे. लेकिन अब हमारा फर्स्ट जो कीवर्ड होता है वो ये होता है वर्क फ्रॉम होम. राइट. हम क्यों चाहते हैं वर्क को? क्योंकि हमारे लिए कंफर्टेबल बन चुका है वो चीज़. ठीक है. इट माइट नॉट बी सूटेबल फॉर एवरीवन, लेकिन ये हर किसी के लिए सूटेबल नहीं हो सकता. एंड अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, और बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मतलब आपका वर्क और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों चीज़ें बैलेंस में चल रही हैं. आपको ना वर्क लाइफ का बैलेंस पर्सनल लाइफ के ऊपर स्ट्रेस पर्सनल लाइफ के ऊपर पड़ रहा है, ना पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस वर्क लाइफ के ऊपर पड़ रहा है. इतना अच्छा बैलेंस बना के चल रहे हैं. ठीक है. ड्यू टू पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन कुछ पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शंस जो कुछ अगर आप घर पे काम करें तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं. जैसे कि हमने एक काफ़ी टाइम पहले एक देखा था, कोई टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे व्यक्ति और उनके बच्चे घर के अंदर उनके इंटरव्यू रूम के अंदर आ गए थे. राइट. तो ऐसी चीज़ें आम हो जाती हैं. डिस्ट्रैक्शन, मम्मी कभी कमरे के अंदर एंटर कर गई, आपकी मीटिंग चल रही है और आपकी मम्मा एंटर कर गई और आपको गुस्सा कर रही है, तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए अपने, मेरे को लॉन्ड्री नहीं दी करने के लिए. राइट. तो वो एक डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा आपके लिए. एज इट ऑफर्स कॉस्ट सेविंग, क्योंकि इससे कॉस्ट बचती है, कॉस्ट सेविंग होता है. बंदों को ऑफिसेज नहीं हायर करने पड़ेंगे, रेंट नहीं करनी पड़ेंगी जगह. अगर सारे उनके एम्प्लॉयज़ घर से काम कर रहे हैं तो उनको कोई ऑफिस रेंट नहीं देना पड़ेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ेगी. अब ऑफिस लिया है तो फिर उसकी साफ सफाई के लिए व्यक्ति रखना पड़ेगा, तो ये सब काम नहीं करने पड़ेंगे. ये सब एक तरह से कॉस्ट सेविंग ही है. एंड लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद कॉलीग्स, लेकिन इसमें क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कॉलीग्स के साथ में कम हो जाता है. ठीक है. तो देखो अब फर्स्ट और एफ तो हमारा सेम है. ओके. अब हमारा थर्ड आ जाएगा कि ये ज़्यादा कॉमन हो चुका है और इससे हमें ज़्यादा बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है. पहले हम फ़ायदा बताएंगे इसके. ठीक है. कि वर्क फ्रॉम होम के फ़ायदे क्या हैं, कि बहुत कॉमन हो गया एंड अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस हमें मिल रहा है. ओके. सो सी, फर्स्ट सी. इसके बाद में क्योंकि इससे कॉस्ट सेविंग होती है. अब सिर्फ कंपनीज की कॉस्ट सेविंग नहीं होती, व्यक्तियों की भी होती है. आपको ऑफिस जाने के लिए नए नए ड्रेसेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफिस जाने के लिए फ्यूल एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है. स्कूटी में तेल डलवाओ, गाड़ी में तेल डलवाओ, जाओ उधर. ठीक है. आने जाने का 1-1.5 घंटा लग जाता है. ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. आप सीधा अपना घर का काम निपटाया और बैठ गए काम करने. राइट. तो ये एक आपकी भी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी. सेकंड हो गया. उसके बाद में थर्ड आता है कि बी, कि ये हर किसी के लिए सूटेबल नहीं हो सकता. ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए सूटेबल हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इसमें डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. ठीक है. 3. तो सी ई बी डी, CEBD, ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है. CEBD. देखो सी से एक ही स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन सी वाला सी से स्टार्ट हो रहा है. CEBD, ऑप्शन सी इज करेक्ट. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. His cell phone is different and costlier than mine. अब देखो costlier के साथ में जो helping verb है वो है costlier than. अब डिफरेंट के साथ में क्या होता है, डिफरेंट. आपका फ़ोन किसी दूसरे के फ़ोन से डिफरेंट है, तो डिफरेंट फ्रॉम हिज फ़ोन. अगर आप इंडिविजुअल आप इस सेंटेंस को बोलना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे, हिज सेल फोन इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, यानी कि मेरे फ़ोन से डिफरेंट है. ठीक है. और अगर आप इसको कॉस्टलियर वाले सेंटेंस को बताना चाहोगे तो हिज सेल फोन इज कॉस्टलियर दैन माइन. ठीक है. तो आपको समझ में आ गया कि डिफरेंट के साथ में क्या मिसिंग है, फ्रॉम मिसिंग है. तो यहाँ पे सेकेंड वाले पार्ट में एरर है, डिफरेंट एंड कॉस्टलियर वाले पार्ट में एरर है, डिफरेंट फ्रॉम आएगा साथ में. ठीक है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट.
After months of arduous practice, the team was finally ready to compete in the championship. अब arduous मतलब होता है बड़ा ही जोर लगा के, बड़ा ही स्ट्रेंथ लगा के, थका हारी प्रैक्टिस करने के बाद में, मतलब उन्होंने पूरा रिगरस प्रैक्टिस करी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस प्रैक्टिस करी है, स्ट्रेनियस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस करी है, मतलब उन्होंने एड़ी चोटी की प्रैक्टिस करी है, राइट। तो अब हमें इसका एंटोनिम बताना है। अगर किसी ने बहुत दम लगा के प्रैक्टिस करी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, तो उसको ऑपोजिट क्या है, किसी ने कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करी है, राइट। आपने पेपर की तैयारी करी है अच्छे से, आपने 1 महीना पहले मॉक भी दिए हैं, आपने आंखें पेपर बुक्स वगैरह बंद करके अपने नोट्स भी रिवाइज करके उनको लिख लिख के याद करा है, 4-5 बारी आपने रिवाइज करा है अपने सारे नोट्स को, तो आपने क्या करा, बहुत हार्ड वर्क करा है। एक तरह दूसरा व्यक्ति है जिसने कोई हार्ड वर्क नहीं करा, जो लेजी होके पड़ा रहा, राइट। तो ऑर्डोस मतलब काफ़ी आपने स्ट्रेंथ लगा के आपने बहुत मेहनत करी है, राइट, बहुत मेहनत करके आपने प्रैक्टिस करी है, तो टीम अब फाइनली तैयार है चैंपियनशिप के लिए, ठीक है। अब एफर्टलेस मतलब कोई एफर्ट लगाना ही नहीं है। डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, परसिस्टेंटली आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ग्रूअलिंग, ग्रूअलिंग मतलब भी होता है बहुत ही टायरिंग, बहुत ही एग्जॉस्टिंग। अब आपने हार्ड वर्क अगर मेहनत करी है, काम किया है, तभी आप थकेंगे, तभी आप एग्जॉस्ट होंगे। स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेस या इंटेंस मेहनत करना, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों क्या हो गए, ये तो हो गए सिनोनिम आर्डुअस के, तो ऑपोजिट क्या बन रहा है, केवल एफर्टलेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें भी हमने एंटोनिम फाइंड आउट करना है। द ऑथर्स कंसाइज राइटिंग स्टाइल मेड द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर इजी टू अंडरस्टैंड। कंसाइज मतलब होता है टू द पॉइंट, ठीक है, आपने एकदम टू द पॉइंट कोई बात करी है, राइट। तो अब इसका ऑपोजिट क्या आएगा, एक कोई व्यक्ति है वो एकदम टू द पॉइंट स्पष्ट बात करे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, वो टू द पॉइंट बात करते थे, लंबे लंबे भाषण देना उनकी कला नहीं थी, किसी ने क्वेश्चन पूछा उन्हें 1 वर्ड में भी आंसर देके कंप्लीट कर दिया। AR रहमान के बारे में ये चीज़ जान जाती। लेकिन वहीं अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण देखें, वो इतने लंबे मुद्दे पर वो पता नहीं बीच में कहीं आके चले भी गए होंगे, और वो आगे और पीछे का भाषण इतना लंबा होता था या इतना लंबा आंसर होता था, हालांकि वो मंत्रमुग्ध कर देते थे, बट टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, राइट। तो टू द पॉइंट बात नहीं की। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा बातें घुमा घुमा के करता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्बोस। आपको पता है, ऑप्शन ए वर्बोस। वर्बोस मतलब बहुत ज़्यादा वर्डी, बहुत ज़्यादा वर्डली, ठीक है, बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग। ससिंक्ट, ससिंक्ट मतलब होता है कंसाइज, टू द पॉइंट। पिथी, पिथी मतलब भी होता है एकदम कंसाइज। और लेकॉनिक, लेकॉनिक मतलब होता है ब्रीफ, टू द पॉइंट। ब्रीफ भी वही चीज़ होती है कि आप सिर्फ पॉइंट वाइज हमें एकदम पॉइंट की बात बता दो ब्रीफली, ठीक है, टू द पॉइंट। तो ये तीनों जो हैं ये तो हो गए सिनोनिम्स। सो ऑप्शन ए वर्बोस, जिसका मतलब होता है वर्डली, ये हो गया इसका एंटोनिम। तो आपको समझ में आ गया ना कि बाकी 3 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो इसके सिनोनिम बन रहे हैं, उनका मीनिंग डिफरेंट है। रविश लाइक्स चॉकलेट्स, रविश को चॉकलेट्स पसंद है। अब सब्जेक्ट लाइक्स चॉकलेट्स, हमें पता है जब ES को इसको कैसे चेंज करना है आगे। रविश पहले चॉकलेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इज लाइक्ड बाय सब्जेक्ट रविश, सॉरी RAVISH, रविश, ठीक है। तो चॉकलेट इज बीइंग लाइक्ड बाय रविश, ठीक है। सो ऑप्शन चॉकलेट वॉज लाइक्ड बाय रविश, पास्ट की बात कर रहा है लेकिन उसको अभी भी पसंद है ना। चॉकलेट इज लाइक्ड बाय रविश, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हिज डैश फॉर द सब्जेक्ट वॉज एविडेंट इन द वे ही स्पोक अबाउट इट विथ सच पैशन एंड डेप्थ। अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही गहराई से बात करें, तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट या आपकी जानकारी उस सब्जेक्ट में पता चल रही होगी। अगर आपको जानकारी होगी तभी आप उस सब्जेक्ट के बारे में इतनी डीपली बात कर रहे हैं। अगर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान होगा, है ना, तभी आप बात कर रहे होंगे, या फिर आप उस सब्जेक्ट को पसंद करते होंगे तभी आप बात करेंगे। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे गाड़ियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे गाड़ियों के बारे में नॉलेज नहीं है, मान लो इंटरेस्ट है भी बट नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या गाड़ियों के बारे में बहुत डिटेल में बात कर पाऊंगी? मेरे को क्या पता RPM क्या होते हैं, मेरे को क्या पता हॉर्स पावर क्या होती है, राइट। मुझे क्या पता कि कितने वो
अंदर फीचर्स होने चाहिए तो अच्छी गाड़ी मानी जाती है। लग्जरी गाड़ी क्या चीज़ है, एसयूवी क्या चीज़ है ना। मुझे नहीं पता होएगा ये चीज़ें, अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं इनके बारे में बात नहीं कर सकती। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसका सब्जेक्ट के प्रति जो भी भाव है वो इस बात से क्लियर हो रहा है कि जिस तरीके से वो उस सब्जेक्ट के बारे में इतना पैशन से, इतनी गहराई से बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है प्यार उस सब्जेक्ट के प्रति या उस सब्जेक्ट के प्रति जानकारी या उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जाहिर हो रहा होगा। ठीक है, सो देखते हैं। पहला है प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है प्रेफरेंस। डिमार्केशन, डिमार्केशन का मतलब होता है सेपरेशन, डिवीजन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है एंजाइटी, फियर। और डेरोगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की अपमान करना, किसी की अनादर करना। ठीक है, डेरोगेटरी बोलते ना, उसने डेरोगेटरी मतलब उसने काफ़ी अपमानजनक बातें कहीं, डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दिए, अपमानजनक बातें कहीं। ठीक है, तो डेरोगेशन मतलब किसी का अपमान करना। सो यहाँ पे देखो सेपरेशन भी नहीं होगा सब्जेक्ट के प्रति, ट्रेपिडेशन भी नहीं होगा, यानी कि एंजाइटी भी नहीं होगी सब्जेक्ट के। एंजाइटी, अगर आपको किस सब्जेक्ट से, आपको मैथ्स से डर लग रहा होगा तो आप मैथ्स लेना ही नहीं चाहेंगे आगे, है ना। 10th के बाद आप मैथ्स लेना ही नहीं चाहेंगे। ऐसा तो नहीं कि 10th के बाद आप मैथ्स ले लेंगे और बहुत पैशनेटली उसके बारे में बात करेंगे जब आपको मैथ्स से डर लगता है तो। ठीक है, डेरोगेशन, आप मैथ्स की बेइज्जती भी नहीं करेंगे। अगर आपको मैथ्स पसंद है, आपको सपोज इंग्लिश पसंद है, तो आप इंग्लिश की बेइज्जती थोड़ी करेंगे कि इंग्लिश ऐसे है वैसे है, राइट। सो यहाँ पे उसका क्या प्रेफरेंस फॉर सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट उसको पसंद है, उसका पसंदीदा सब्जेक्ट है, ये साफ पता चल रहा है जिस तरीके से वो उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। सो प्रेडिलेक्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द न्यू मैनेजर डिसाइडेड टू डैश द ऑफिस इम्प्लीमेंटिंग अ मोर मॉडर्न एंड एफिशिएंट लेआउट। जो नया मैनेजर है उसने डिसाइड करा कि वो क्या करेगा, कुछ करेगा ऑफिस के साथ में। ठीक है, वर्ब मिसिंग है, कुछ करेगा ऑफिस के साथ में। और क्या करेगा, इम्प्लीमेंटिंग मोर मॉडर्न एंड एफिशिएंट, कि वो उसमें चेंजेस करना चाह रहा है। मॉडर्न एंड एफिशिएंट लेआउट लेकर आएगा, यानी कि उसके लेआउट में चेंजेस लेकर आ रहा है, उसके फर्नीचर के रखने के तरीके में, कहाँ पे चेयर्स रखी हैं, कहाँ पे टेबल रखा है। तो क्या करना चाह रहा है वो, उसको डू अप मतलब होता है कि आप किसी चीज को रेनोवेट करना चाह रहे हैं, राइट। ब्रिंग अप मतलब आपने कोई मुद्दा लेकर आए हैं, आप कोई मुद्दा आपने रेज करा है। लुक अप मतलब किसी चीज के बारे में छानबीन करना, जांच करना। ठीक है, टेक अप मतलब कोई कार्य हाथ में लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए डू अप इज करेक्ट, कि वो उसने डिसाइड करा कि वो ऑफिस को रेनोवेट करेगा, जिसमें कि वो ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा एफिशिएंट लेआउट लेकर आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए डू अप इज करेक्ट। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, कोई व्यक्ति जो अपना डेट नहीं दे पाता, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा देनदारी चढ़ी हुई है बट वो दे नहीं पा रहा, तो क्या होगा, इकोनॉमिकल तो वो व्यक्ति होता है जो कि हर चीज़ को बड़ा ही सोच समझ के खर्च करता है, बड़ा ही जांच परख के खर्च करता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। इररिवोकेबल मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को वापस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कोई भी आपने फैसला लिया, वो आप वापस उसको पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, कर्फ्यू, लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू वर्ड का तो सबको पता चल ही गया होगा। कर्फ्यू का मतलब होता है कि एक ऐसा नियम जिसके तहत आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान में मार्केट में या बाहर घूम नहीं सकते, निकल नहीं सकते, उसको बोलते हैं कर्फ्यू। ठीक है, बैंकरप्ट मतलब आपके खाते में पैसे नहीं है, आप किसी को भी वापस अपनी उधारी नहीं दे पा रहे। ठीक है, जिनसे भी आपने उधारी ली है आप उनको वापस नहीं दे पा रहे, तो आप क्या है, बैंकरप्ट है। सो अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट इज कॉल्ड बैंकरप्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर, कि किसी दूसरे की लिखे हुए से चुराना, किसी दूसरे की कोई मैन्यूस्क्रिप्ट थी, कोई राइटिंग थी, उसमें से आपने चुरा लिया। जैसे हम यूजुअली अपनी थीसिस वगैरह लिखते तो कॉपी पेस्ट मार लेते ना, 2-4 लाइनें इधर से कॉपी पेस्ट मार ली, 2-4 लाइनें उधर से कॉपी पेस्ट मार ली। ठीक है, और बन गई जी, हमारा असाइनमेंट बन गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वही हमें देखना है। कंबस्टिबल मतलब होता है ज्वलनशील। इनकम्बस्टिबल मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जो जल नहीं सकता, इनकम्बस्टिबल। ठीक है, प्लैगरिज्म मतलब कि आपने किसी दूसरे के राइटिंग से चुराया है, दैट इज प्लैगरिज्म। डाइक मतलब एक ऐसी वॉल जो कि आपको
जो समुद्र का पानी है या फिर नदी का पानी है उससे फ्लड ना आ जाए, तो उसके फ्लड्स को रोकने के लिए साइड में आपने देखा होगा वॉल्स सी बना दी जाती है, ऐसे टेढ़ी सी करके, इधर नदी बह रही है और इधर ऐसे वॉल ऊंची सी बना दी जाती है, वो बनाई जाती है ताकि नदी का पानी अगर बढ़े भी तो वो रेजिडेंशियल एरियाज में या बाहर सड़कों पर ना आ जाए, ठीक है, अगर नदी में तेज बहाव हो। तो इस वॉल को बोला जाता है डाइक। इंट्यूशन क्या होता है, हमारी जैसे हमें पता चल जाता है कि अरे ये घटना हो सकती है, होने वाली है, मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आज कुछ गलत होने वाला है, मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा अच्छा होने वाला है, या मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे लग रहा है, दैट मीन्स मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है, मुझे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि मेरे साथ आज कुछ ऐसी घटना होने वाली है, या मेरा आज प्रमोशन होने वाला है, या मेरी सैलरी हाइक होने वाली है। ये सब क्या है, इंट्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी प्लैगरिज्म इज करेक्ट। शी सेड टू हर मेड क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली। उसने अपनी मेड को कहा कि बर्तन अच्छे से साफ करो, तो उसने अपनी मेड को बर्तन अच्छे से साफ करने के लिए कहा, तो एक तरह से उसने ऑर्डर दिया। अब इसको क्या करना है, रिपोर्टेड, शी ऑर्डर्ड हर मेड टू क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली, राइट। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, शी ऑर्डर्ड हर मेड टू क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली। ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है, हमें दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें देखना है, डिसएम्बैलेंस का मतलब होता है कि इस तरीके से प्रिटेंड करना, अपनी असल मंशा को छुपाना, ठीक है। हम सीरियल्स देखते हैं एकता कपूर के, उसमें होता है ना, वो असल में नागिन होती है लेकिन उसने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा है कि वो ह्यूमन है और उसको तो कुछ पता ही नहीं है इस सब चीज़ के बारे में। या फिर मोनिका है, वो एक्चुअल में कभी चाहती नहीं कि वो दोनों लोग, कोई भी दो लोग आपस में अच्छे से हैप्पीली रहे, बट वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि नहीं जी, हमसे अच्छा वेलविशर आपका कोई भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं डिसएम्बैलेंस, ठीक है। इनकंट्रोवर्टिबल, इसका मतलब होता है अनडिनाएबल, ठीक है। साइकोफैंटिक का मतलब होता है चापलूस व्यक्ति। प्रेसिपिटस का मतलब होता है एकदम शार्प और सडन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ड्स सारे के स्पेलिंग देखो। अब ये डिसएम्बैलेंस करके बताया है, राइट। बैलेंस नहीं होता है, डिसेम्बलेंस होता है, ठीक है। DISSEMBLANCE, डिसेम्बलेंस, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Prescribing unnecessary tests at facilities giving doctors commissions in cash or kind is powerful symptom of how deep this malaise has spread. कि अननेसेसरी टेस्ट जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, दर्द हो रहा है पेट का, उनने सिर का ECG लिख दिया, उनने घुटनों का टेस्ट लिख दिया, हार्ट का टेस्ट लिख दिया, पेट दर्द का टेस्ट ही नहीं लिखा, बाकी आलतू फालतू के दुनिया भर के टेस्ट लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या है, इससे डॉक्टर्स को क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि उससे उनको कमीशन मिलता है। कमीशन वो कैश में भी हो सकता है या इसी तरीके का कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि उनको पार्टनरशिप मिल जाए, कुछ प्रॉफिट परसेंट मिल जाए, ठीक है। तो कितने पेशेंट्स भेजोगे उन पे आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। तो किसी भी तरीके का हो सकता है। और ये क्या है, ये बहुत ही पावरफुली, बहुत ही क्लियर सिम्टम है कि ये बताने का कि ये जो गलत कार्य है ये कितना ज़्यादा फैल चुका है, कितना ज़्यादा गहराई तक फैला हुआ है। India's healthcare sector, potentially a revenue source via medical tourism, is instead gaining the reputation of being one of the most dishonest in the world. बोले इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो मेडिकल टूरिज्म से आता है। मेडिकल टूरिज्म मतलब कुछ लोग जो अपना इलाज कराने किसी और देश जाते हैं ना, कि यहाँ पे अच्छा इलाज होता है तो हम यहाँ जाके करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल में रेवेन्यू जो आता है वो इसी की वजह से आता है। और लेकिन अब क्या हुआ, अब इंडिया के मेडिकल टूरिज्म में इसकी रेपुटेशन कैसी बन गई है कि ये दुनिया का सबसे डिसऑनेस्ट सेक्टर है, राइट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक कोई कंपनी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसने तो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर की जो रैंकिंग है वो सेकेंड मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन के तौर पे दी है आफ्टर इंडियन पुलिस, ठीक है। यानी कि इंडिया में पुलिस के बाद में हेल्थ केयर सेक्टर ही ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन है, ये उनका कहना है। दिस इज़ कमेंडेबल एंड अर्जेंटली रिक्वायर्ड, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और बहुत ज़रूर चाहिए, बहुत जल्दी हमें चाहिए। तो डेफिनेटली करप्शन अच्छा फैसला नहीं होगा, हमारी रैंकिंग करप्शन में सेकंड नंबर पर आ रही है, वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। हम अननेसेसरी टेस्ट पर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि क्यू और पी तो अच्छा स्टेटमेंट नहीं है,
ठीक है, अच्छा फैसला नहीं है, यानी कि आर के पहले कुछ और स्टेटमेंट आएगा। देखते हैं एस, द सोसाइटी फॉर लेस इन्वेस्टिगेटिव मेडिसिन, जो एक लेस इन्वेस्टिगेटिव मेडिसिन के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स द्वारा बनाई गई है, फाइट्स अननेसेसरी टेस्ट प्रिस्क्राइब टू पेशेंट्स। ये जो अननेसेसरी टेस्ट पेशेंट्स को लिखे जाते हैं ना, उनको खारिज करने, उनके अगेंस्ट में फाइट करने की कोशिश है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यही अच्छा स्टेप होगा। तो पहले है एस, फिर है आर। ठीक है, अब एस हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट भी है। ठीक है, देखो अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्यू भी ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन आप ऑप्शंस देखो, यहाँ पे कहीं पे भी क्यू स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं आ रहा। और हम पहले बात करें कि एक फैसला आया है जो कि अच्छा फैसला है, और ये फैसला क्यों हमें लेना पड़ा, फिर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हो गया एस, दूसरा हो गया आर, तीसरा हो जाएगा क्यू, और चौथा हो जाएगा पी। ठीक है, तो एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। Between Raima and Saima, the former is intelligent while the later is beautiful. अब the later मतलब होता है, देखो हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो later मतलब जिसके बारे में बाद में जिक्र किया गया। ठीक है, अब हमें बात करना है कि अगर ये जो अंडरलाइंड है वर्ड, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, इसमें कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है क्या। तो यहाँ पे कोई भी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें सही हैं। रायमा इंटेलिजेंट है और साइमा जो है वो ब्यूटीफुल है, और द लेटर इज, यही बोला जाता है बाद वाले व्यक्ति के लिए, फॉर्मर एंड द लेटर। ठीक है, सो ऑप्शन सी, नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। द प्रपोजल टू ड्रामेटिकली हाइक चार्जेस फॉर सरफेस पार्किंग एट साइट्स while multi-level parking facilities are available is a good one। कि ये जो प्रपोजल दिया गया कि हम जो चार्जेस हैं, प्राइस मतलब पार्किंग, सरफेस पार्किंग यानी कि सड़क पे गाड़ी खड़ी करना या अपने घर के बाहर सड़क पे गाड़ी खड़ी करना, जबकि हमने मल्टी लेवल पार्किंग्स बनाई हुई हैं, यानी कि जो होता है ना कि लेयर्स वाली, एक के बाद फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, ऐसी वाली पार्किंग्स बनाई हुई हैं। उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति सड़क पे गाड़ी खड़ी कर रहा है, अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर रहा है, तो उसके लिए हाइक मतलब प्राइजेस में बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है, और ये जो फैसला है, ये जो प्रपोजल है, ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये ऐसा राइटर कह रहे हैं। द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दीज फैसिलिटीज आफ्टर ऑल इज टू डीकंजेस्ट द एरिया। बोल रहे कि हमने वो मल्टी लेवल पार्किंग बनाई क्यों है, ताकि एरिया जहाँ पे इतनी सारी पार्किंग गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसको डीकंजेस्ट किया जा सके। लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, पैदल यात्रियों को परेशानी होती है। इफ़ दे आर टू लीव अनयूज्ड व्हाइल lie unused while vehicles continue to be parked where they were even after they are constructed, it would mean pouring public money down the drain। बोल रहे लेकिन अगर हमने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है, करोड़ों का खर्चा आया उसमें, ठीक है, उसके बावजूद भी लोग अगर सड़क पर ही गाड़ी खड़ी करेंगे तो क्या फ़ायदा हुआ। ये तो सीधी सी बात यही होगी कि भाई हमने जनता का पैसा जो है वो कचरे में डाल दिया, कूड़े में डाल दिया। ठीक है, तो इसका कोई पर्पस ही नहीं बचा। Indeed, where surface parking at such sites is on road space, it should not be allowed at all। और जहाँ पे सरफेस पार्किंग, अगर तो किसी ने अपने घर के बाहर थोड़ी सी जगह है, पेवमेंट है, वहाँ पे खड़ी की है, चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन किसी घर के बाहर में पेवमेंट नहीं है, उसने सड़क पे गाड़ी खड़ी कर रखी है, तो ये तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये उनका कहना है। अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आर से, कि पी से स्टार्ट होएगा कि एक प्रपोजल दिया गया, ठीक है, जिसमें ड्रामेटिकली जो है हाइक कर दिया गया प्राइजेस में सरफेस पार्किंग के, और जिसको हम वेलकम करते हैं क्योंकि हमने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई हुई है। ठीक है, इसके बाद आता है क्यू, कि ये जो पॉइंट है कि हमने इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ बनाई हैं, इसका पर्पस यही था कि हम एरिया को डीकंजेस्ट कर सके। ठीक है, लेकिन अगर इतना पैसा लगाने के बाद भी वो अनयूज्ड खड़ा रहेगा, लोग सरफेस पे ही पार्क करेंगे, तो इसका मतलब ये हो कि हमने जनता का इतना सारा पैसा क्या है, दरिया में बहा दिया। ठीक है, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा कि सरफेस पार्किंग अगर ऐसी जगहों पे हो जहाँ पे सड़क पे कर रहे हैं लोग, तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो 4, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर एक बार के लिए आपके घर के बाहर थोड़ा सा पेवमेंट है, आपने उस पर खड़ी की है तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अगर आप सड़क पे खड़ी करें तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे ऑप्शन बन रहे हैं पी, क्यू,
आर एस, राइट। पी से हमारे दो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन दोनों को तो हटा दो, पी क्यू एस आर, पी क्यू आर एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दे Google up fast every follow-up tidbit in Potter's verse as soon as J.K. Rowling puts it out there। बोल रहे हैं कि वो लोग हर एक जो भी छोटे से छोटा न्यूज़ इसके बारे में, पॉटर के, हैरी पॉटर के बारे में आती है, जेके रोलिंग कुछ भी अगर डालती हैं, ठीक है, वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं, हर बात को वो अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। Her latest offering at this altar is a short story penned in the avatar of Rita Skeeter। बोल रहे हैं कि उनका जो लेटेस्ट इसके ऊपर जो लेटेस्ट, दिस ऑल्टर मतलब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो उनके लेटेस्ट कोई चीज़ आई है वो है कि उनने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है, किसके ऊपर, जो एक रीटा स्कीटर का अवतार है, रूप है या फिर रोल है, उसके ऊपर। इफ़ यू डोंट नो, शी इज़ अ विशियस गॉसिप कॉलमनिस्ट, यू गॉट टू स्टडी अप मेट। बोल रहे हैं अगर आप नहीं जानते तो ये एक बहुत ही ज़्यादा विशियस, बहुत ही ज़्यादा शातिर जो है गॉसिप कॉलमनिस्ट है। कॉलमनिस्ट मतलब कि किसी अखबार में कोई आर्टिकल लिखने वाले, कॉलम लिखते हैं ना लोग कि मैं जी ब्लॉगर हूँ, मैं एक कॉलम लिखता हूँ, तो ये गॉसिप्स लिखती हैं, बहुत ही शातिर हैं और इनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। 1. Social networking group defines itself thus: 3 heroes, 7 books, 8 movies, 10 years. We are the Harry Potter generation। एक सोशल नेटवर्किंग ग्रुप है जिसने अपने आप को 3 heroes, 7 books, 8 movies, 10 years, वी आर द हैरी पॉटर जनरेशन, इस तरीके से अपने आप को डिफाइन किया हुआ है। यानी कि उनका डिस्क्रिप्शन जहाँ पे लिखा होता है ना, वहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि वो हैरी पॉटर के इतने बड़े फैन है। प्लस देयर आर लेजेंड ऑफ फैंस who don't sign on to such online communities। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी सेना भी है फैंस की जो इस तरीके की कम्युनिटीज़ में साइन अप नहीं करती। हालांकि वो हैरी पॉटर के फ़ैन हैं बट वो इस तरीके के ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करते, बट डू कीप रिटर्निंग टू दो 7 बुक्स एंड 8 मूवीज़ अगेन एंड अगेन। लेकिन वो बार बार उन 7 बुक्स को पढ़ते हैं, वो 8 मूवीज़ को देखते हैं, ठीक है, बार बार। ठीक है, मैं भी हैरी पॉटर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बचपन में देखा करते थे, बट स्टिल आज भी अगर टाइम मिल जाए हैरी पॉटर लगे तो मैं ज़रूर देखती हूँ। हालांकि देख चुके हैं, दोबारा देखने से स्टोरी कुछ चेंज नहीं होने वाली, अब तो शायद डायलॉग्स भी याद हो गए होंगे एक एक, या सीन्स भी याद होंगे, बट फ़ैन हैं, देखते हैं उस चीज़ को, तो वही बोल रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन करा हुआ कि हाँ जी हम उनके डाई हार्ड फ़ैन हैं और ये फलाना फलाना, या फिर इतना ज़्यादा कि हैरी पॉटर आगे सामने खड़ा हो जाए तो फेंट हो जाए या फिर चिल्लम चिल्ली करने लग जाए, वैसा नहीं है। ठीक है, तो वही ये चीज़ बोलता है कि 2 तबके के लोग हैं, एक ने तो अलग से ग्रुप बना लिया है अपना पूरा उसके बारे में डिस्कस करने के लिए या बात करने के लिए, और दूसरा ऐसा है कि जो उन मूवीज़ को या उन स्टोरी बुक्स को दोबारा ज़रूर देखते हैं, बट वो ऐसे किसी पार्ट का हिस्सा नहीं है, ऐसे किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। अब देखो ये स्टार्ट हो रहा है आर स्टेटमेंट से कि एक ऐसा सोशल नेटवर्किंग ग्रुप है जो अपने आप को इस तरीके से डिफाइन करता है। अब ये 3 हीरोज़, हैरी, हरमाइनी और रॉन वीजली, ठीक है, ये तीनों हीरोज़ हैं, 7 बुक्स हैं इनकी, 8 मूवीज़ बन चुकी हैं इसके ऊपर, और 10 साल हो गए इस फ्रेंचाइज को चलते हुए। ठीक है, 10 साल में 8 मूवीज़ बनी थी। तो ये किसके बारे में बात करें, हैरी पॉटर, तो इन्होंने अपने आप को हैरी पॉटर जनरेशन बोल दिया और इस तरीके का एक सोशल नेटवर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, वहीं अब इनका काम क्या है, वहीं एक दूसरा ग्रुप ऐसा भी है जो फ़ैन तो है बट वो ऐसे किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं ये है कि उनकी छोटी से छोटी भी कोई अपडेट हो उसको भी वो लोग जानना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं कि सच है या नहीं है। जैसे कि अभी लेटेस्ट जेके रोलिंग ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है, ठीक है, उसको भी उन लोगों ने ज़रूर पढ़ा है, लिख रहे हैं कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो RSPQ ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, RSPQ, फर्स्ट 2 में से ही होएगा, RSPQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Despite the run-up to the mega sporting event being anything but smooth, from the lackadaisical state of preparedness of the stadiums to allegations of corruption, serious questions were raised over the host nation's ability to deliver. Brazilians Jetinho or ability to improvise solutions carried through the $13 billion tournament। बोल रहे हैं कि
जो ये रनअप है पूरा का पूरा इतने बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के लिए अब हम तैयार हो चुके हैं, अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसमें कुछ भी चीज़ें स्मूथली हों, चाहे वो हम देखें कि सुस्त सा रवैया है सरकार का इसको प्रिपेयर करवाने की तरफ, स्टेडियम्स प्रिपेयर नहीं हो रहे, या फिर जो करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इन सब ने बड़ा ही एक सीरियस क्वेश्चन उठा दिया है। क्या क्वेश्चन उठाया है कि क्या जो होस्ट नेशन है, जो इस गेम को होस्ट करने वाला है, इस इवेंट को होस्ट करने वाला है, क्या वो काबिल भी है, क्या वो हमें अच्छा इवेंट दे पाएंगे। ठीक है, ब्राज़ीलियंस जिनहिटो और एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज। जिनहिटो मतलब होता है एक ऐसा मेथड जिसमें आप कुछ अकम्प्लिश करने के नए नए तरीके फाइंड आउट कर सके। जैसे अगर सपोज करो आपको एग्जाम तैयार करना है, राइट, आपको नहीं, अब कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही, तो कुछ बच्चे होते हैं नेमोनिक्स बनाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं सॉन्ग्स बना लेते हैं उसके, कुछ बच्चे होते हैं लिंक बनाने, माइंड मैप्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके ईजाद करते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि ब्राज़ीलियन जिनहिटो यानी कि ब्राज़ीलियन लोगों का हमें ये तरीका दिखेगा कि वो किस तरीके से अकम्प्लिश कर पाते हैं इस गेम को, और एबिलिटी, या फिर उनकी एबिलिटी हमें दिखेगी कि वो इम्प्रोवाइज कर पाएंगे कोई भी सोल्यूशन। इम्प्रोवाइज मतलब जैसे कोई परेशानी है तुरंत उसका सोल्यूशन निकाला सोच के। ठीक है, सोल्यूशंस कैरिड थ्रू द 13 बिलियन, ये कितना बड़ा टूर्नामेंट है, $13 बिलियन का ये टूर्नामेंट होने वाला है। द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ जस्ट एंडेड, दुनिया का सबसे बड़ा शो जो है वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, इट हैज सीन द डिमाइज ऑफ ग्रेट्स एंड द डेमोक्रेटिसेशन ऑफ फुटबॉल। बोल रहे इसने बहुत ही दिग्गज खिलाड़ियों का छोड़ के जाना, जैसे गेम को अलविदा कर देते ना, तो वो गेम को अलविदा करके गए बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी, वो इसने ऑब्जर्व करा, देखा। ठीक है, उसके अलावा इसने फुटबॉल गेम को डेमोक्रेट होते हुए भी देखा, यानी कि किसी चीज़ को हम सब किसी के लिए हाजिर कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ है वो सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये फुटबॉल जो गेम है ये सबके लिए अवेलेबल है। ब्राज़ील 2014 बिलाइड fears that the FIFA World Cup's return to South America would be marred by mass protest and technical glitches. ब्राज़ील में 2014 में ये हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, तो उससे अब इस बात का डर लग रहा था कि अगर ये दोबारा साउथ अमेरिका में गया 2014 के बाद, अब ये साउथ अमेरिका के पास गया होस्टिंग करने के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने मिले या फिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेस देखने मिले। ठीक है, ये उनका कहना है। तो अब देखो, सबसे पहले चीज़ क्यू से स्टार्ट होगी कि जो ग्रेटेस्ट शो है दुनिया का वो अब एंड हो चुका है, यानी कि फुटबॉल कंपटीशन अब खत्म हो चुका है। अब इसकी शुरुआत से पहले क्या क्या परेशानियाँ हुई कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा लोगों को गेम को अलविदा कहते हुए देखा, और अब हमने ये देखा कि फुटबॉल हर किसी के लिए अवेलेबल है, हर कोई इसका पार्ट हो सकता है। ठीक है, सेकंड ये हो गया। थर्ड हमारा हो जाएगा कि ब्राज़ील में 2014 के बाद अब ये गेम आया है, साउथ अमेरिका में अब ये गेम आया है, पर ये देखा जा रहा था कि हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें प्रोटेस्ट देखने मिले। थर्ड हो गया। और इन सब चीज़ों में इस बात के ऊपर भी सवाल उठा दिए थे कि क्या ब्राज़ील इतना बड़ा गेम होस्ट कर पाएगा, क्या वो इस काबिल है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ढीले ढाले तैयारियों में इल्ज़ाम लग रहे थे कि तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं या अच्छे से नहीं हो रही या बहुत ढीला रवैया चल रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों के उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे। तो ये बन रहा है QRSP, QRPS, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नो पेन नो गेन, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप तकलीफ नहीं झेलेंगे तो आपको कुछ हासिल भी नहीं होगा। जैसे कि अगर आप अभी हार्डवर्क करके, अभी आपको परेशानी लग रही है कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ती है, 10-10 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप ऑफिसर स्केल में जा भी नहीं पाएंगे, राइट। तो नो पेन नो गेन, यानी कि आपको सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टू अवॉइड सफरिंग वन मस्ट अवॉइड टेकिंग रिस्क, कि अगर आपको सफरिंग अवॉइड करनी है तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, गलत है, ये इसका मीनिंग नहीं है। सक्सेस रिक्वायर्स हार्डवर्क एंड ओकेशनल डिस्कम्फर्ट, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको उसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी और कभी कभार आपको डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, जो कि सही है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। इसके अलावा प्ले स्टोर पे हमारी ऐप भी अवेलेबल है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनको अगर नहीं पता है कि ऐप को कैसे एक्सेस करना है या PDF को कैसे पढ़ना है, तो एक और
सेशन बना दिया गया है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस।